एक 1945 की ये टाइम लाइन है पूरी, मैं यहाँ पर हूँ। 1945 में एक हेलमेट नाम का लड़का है, और वो हेलमेट नाम का लड़का सुन रहा है कि उसके मम्मी पापा उसके घर के बाहर खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब गोली मारने का वक्त आ गया है, मैं खुद को गोली मारूं या पूरे परिवार के सहित सबको गोली मार दूं, क्योंकि हमने जिन्हें परेशान किया है वो अब हमको परेशान करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं परिवार के सहित मर जाऊं। बुढ़वा समझाई ये कहाँ पे स्थिति हो रही है? सर जर्मनी। ये देखो नाउ, ये बाकी नीचे तो अफ्रीका है, अफ्रीका ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये अफ्रीका है और ये इंडिया हो गया। सो दिस इज द कंडीशन इन जर्मनी, ये जर्मनी है। ओके, जर्मनी के इस साइड में चेकोस्लोवाकिया, यस सर, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड, सर पोलैंड ऊपर है सर, ऊपर है सर। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैप है इसमें देखो, फिर इस तरफ तो ऑस्ट्रिया है। हाँ ओके, एंड सुडेटनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, सर इधर तो ऑस्ट्रिया हंगरी है। ऐसे ही है यहाँ, इधर पर है। दिस इज पोलैंड एंड दिस इज चेकोस्लोवाकिया। तुम बात ही करती रह रही हो, पढ़ाए कि तुमको पहले चुप कराए, क्या जरूरी बात? अगर पता है चैप्टर तो बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए। चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अदर भी कंट्रीज है, बुल्गारिया। अब देखो, देयर इज, यहाँ कहीं फ्रांस है, दिस इज फ्रांस, इधर पर इंग्लैंड है, स्पेन यहीं पर ही है, इधर तो कहीं स्पेन है। एक लोग मैप पे देखो, दिस इज स्पेन, इधर नीदरलैंड और दूसरी कंट्रीज भी, ठीक है। ये उसके ऊपर है, फिनलैंड के ऊपर ही है। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, हेलमेट क्या कह रहा है कि ये मौका क्या आ गया है, ये जर्मनी का रहने वाला है हेलमेट, और जर्मनी में अब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हुई है, और ये जर्मनी में ही ये जर्मन लोग हैं, और ये ऐसा बोला, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इसके पिता को ऐसा बोलना पड़ गया कि अब हमारे मरने का वक्त आ एक गया। बार क्या होता है कि हेलमेट अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी मम्मी और उसके पापा आपस में बात कर रहे हैं। हेलमेट के पापा हेलमेट की मम्मी से बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है सुसाइड करने का, क्योंकि अब आखिर ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी उनके सामने। अगर हमें ये सब जानना है तो उसके लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। तो चलिए चलते हैं 1914 में। चलो, यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई कि एक लड़का है और हम उसकी कहानी के अनुसार देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये रियल कहानी है। तो वहाँ पर उसके फादर ने, और ये एक ऐसा ही नहीं था, कई ऐसे जर्मन नागरिकों ने जो ब्लू वाइट जर्मन थे उन्होंने सुसाइड किया। सर आर्यंस, आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस, उन्होंने क्यों सुसाइड किया, इन सब के बारे में। चलो अब देखो, सर वो 9 साल तक खाना कहाँ खाएंगे सर? कहीं भी खाता होगा वो, सब बिजनेस मैन थे, वो सब हम फिर से आएंगे, इसी कहानी में फिर से आएंगे। दैट इज 1898 में, ये इसके नीचे जर्मनी के नीचे ये क्या है बोलिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी, इसके नीचे सर्बिया है, ओके। सुनो, एक टर्की गई सर टर्की इस यहाँ तरह, पर, इस तरह। तभी ऑटो समझिए। यस सर। अब बात नहीं करो, फिर अब
या तो पहले डिसिप्लिन ही मेंटेन करें, 1.5 घंटे क्लास में आधे घंटे डिसिप्लिन ही मेंटेन करें। ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है कि यहीं पर ऑस्ट्रिया में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। कब होता है? 1898 में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी। सो ये टाइमलाइन देखो, 1898 एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये जो इधर का पोर्शन है इसी में और इधर चले जाए तो क्या ये रशिया है? यस सर। रशिया है, और रशिया में, ठीक है, तो यहीं कहीं पर मध्य एशिया है जहां से ब्लू आइड जर्मन, जो ब्लू आइड आर्यंस है, नीली आंखों वाले आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस, यहाँ भी आए, यहाँ पर भी आ गए। वास्तव में ये जो ब्लू आर्यंस थे वो कहाँ कहाँ गए? आर्यंस का ऐसा चिन्ह होता है स्वास्तिक का, यहाँ पर भी बात तुम देखते हो जब कथा होती है तो ऐसा चिन्ह होता है कि नहीं? ये आर्यंस की 7000 साल पुरानी नॉन सभ्यता मानी जाती है, जबकि जो दूसरी सभी सभ्यताएं हैं वो, ये दूसरे जितने भी रिलीजन है वो 2500 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे ओल्ड रिलीजन में ये लोग थे। यहाँ तक कि ये जो इंडस सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है और कालीबंगा, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर के आसपास विकसित हुई थी। अच्छा, ये जो लोग थे ये यहाँ से अफ्रीका गए और अफ्रीका से फिर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में फैले। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये सारे यहाँ पर गए, दीज आर द नॉर्डिक आर्यंस। ओके, कुछ लोग यहाँ से यहाँ पर भी आए। जो लोग यहाँ से यहाँ आए या बहुत पहले से आए उन्हें जिप्सीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा? जिप्सी। जिप्सी लोग यहाँ पर जो, अब यहाँ से जो लोग गए तो और फिर उसके बाद यूरोप में फैले वो भी जिप्सी कहना है। समझ आया? जो पंजाबी लोगों को क्या कहा जाता है, जो हमारे वेस्टर्न इंडिया के लोग उन्हें क्या कहा जाएगा? जिप्सी। लेकिन ये जिप्सी हर एक कंट्री में इस समय माइनर में है कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर हैविंग जिप्सीज। बात समझ आ गई? अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्वास्तिक के चिन्ह वाले आर्यंस यहाँ आए, उन आर्यंस ने अपने आप को, चूंकि सिंधु नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को हिंदू बोला, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पर चले गए। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी थी कि उनके जीन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और वो ब्लू आइड जर्मन हो गए। कैसी? नीली आंखों वाले जर्मन हो गए। और ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरे बालों वाले, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइड। वो बात समझ आ गई? So these were the Germans, okay? इनका ये दिखने में ही अलग लगते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लू आइड और ब्लॉन्ड, जर्मन तुम्हें अलग से ही देखने में निकल आएगा। तो जर्मन का, जर्मन और किसी यूरोपीय को तुम पहचान ना पाओ, लेकिन उसके आइरिस के कलर के हिसाब से तुम जर्मन वाले को जरूर पहचान। ठीक है? तो हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी। ये ऑस्ट्रिया हंगरी में यहाँ पर हुआ। ओके, अब यहाँ पर ये 5 साल की उम्र में यहीं पे एक वियना है। वियना में चला गया चित्रकारी करना। अच्छा, तुमको ये बात मालूम है चैप्टर नंबर 1 में कि एक नेपोलियन भी था? Yes, sir. जिसने वहां पर डायरेक्टरी के रूल के फेल होने के बाद शासन अपने हाथ में संभाल लिया। Yes, sir. डायरेक्टरी चला नहीं पाती थी, वहाँ 5 लोगों की संस्था थी और वो लोग इधर उधर किया करते थे, बात बात पे डिस्प्यूट होता था। तो वहाँ पर नेपोलियन ने काम कर ली थी। नेपोलियन ने अपने राज्य का विस्तार किया, 80% यूरोप में उसने कब्जा कर लिया। लेकिन 4 देशों ने मिलकर, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इंग्लैंड, और कौन कौन से थे? रशिया, और एक और कौन से? जर्मनी भी रहा, प्रूशिया, उस समय प्रूशिया था। इन चारों ने मिलकर कैसे हरा दिया। यहाँ कौन था? नेपोलियन। बोलो बात समझ आई? तो नेपोलियन को एग्जाइल भी कर दिया था और वो संधि वियना में ही हुई थी। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये मतलब कि ज़्यादा बात नहीं, मैं वियना की याद दिलाना चाहता हूँ। वह ऑस्ट्रिया का एक मुख्य शहर है। ठीक है? तो यहाँ पर वियना में हिटलर 5 साल की उम्र तक वो क्या करता था? चित्रकारी करता था। वहाँ ऑस्ट्रिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उन सब की चित्रकारी करता था। लेकिन वो एडोल्फ हिटलर अपने जीन से, अपनी बाई कास्ट, अपनी बाई रेस जर्मन था। कौन था? जर्मन। एडोल्फ हिटलर जर्मन था, जबकि वो ऑस्ट्रिया में रहता था। ऑस्ट्रिया के ज़्यादातर निवासी जर्मन थे। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऑफ ऑस्ट्रिया वर जर्मन। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर जब 5 साल की उम्र का था हिटलर, तो उसकी माँ का देहांत हो गया।
उसके पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तभी इतनी बात हो गई, बट ही वांट दैट पर्सन वाज हैविंग सम हायर एस्पिरेशंस। इसी समय ऑस्ट्रिया हंगरी, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ के लुई 16 ने यहाँ की मैरी एंटोइनिटी से शादी की थी? अच्छा, यहीं के जो एक और राज परिवार था वो सर्बिया में रिक्शे से घूमने चला गया 1914। चलो उसके उसको गोली मार। अब की बात समझ आ गई कि इन 1914 क्या हुआ? 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी हैज कैप्चर्ड सर्बिया। इसने किसको कैप्चर कर लिया था? सर्बिया इसके अंदर में रहना नहीं चाहता था, लेकिन किसको कैप्चर कर लिया था? ऑस्ट्रिया कैप्चर्ड सर्बिया। सर्बिया मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी। कैसे लोग थे? मुस्लिम मेजॉरिटी। और जबकि ऑस्ट्रिया में कौन था बोलो? जर्मन मेजॉरिटी थी। और ऑस्ट्रिया में जर्मन लोग थे, जर्मन मेजॉरिटी। तो किसने कहाँ कब्जा कर लिया? सर्बिया में कर लिया। एंड द वन डायनेस्टी फैमिली, इसके युवा राज परिवार में दो लोग थे जो जिनकी अभी चाल से उनको कहा गया था, उनका नाम देख लेंगे। तो उन दोनों की शादी हुई और वो रिक्शे से यहाँ घूमने गए, उनको शूट आउट कर दिया। सो वन जो दैट इज डायनेस्टी रूलर। कौन सी डायनेस्टी थी? हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर के थे रूलर ऑफ है। तो वो कहाँ घूमने गए जस्मिता? ठीक है। सो वेंट टू सर्बिया वेयर दे वर शॉट। उनकी मौत हुई। अब जब उनकी मौत हो गई तो सर्बिया, जरा देखिए कि सर्बिया ने टर्की के साथ और रशिया के साथ एक संधि कर रखी थी जिसे ट्राईपार्टाइट संधि कहते हैं, ट्रीटी। तीन देश मिलकर करते हैं तो क्या कहते हैं? ट्राईपार्टाइट। सर जापान था या मतलब उनकी भी अपनी संधि हुई थी, दैट इज जर्मनी और इटली। यहाँ पे इटली है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे दिस इज इटली। हाँ, वो आगे देखेंगे। अब ये देखो, सर्बिया ने किसके साथ संधि की थी? सर्बिया वाज हैविंग ए ट्रीटी विद रशिया कि अगर कोई भी, इन लोगों ने अब क्या किया, इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने की सोची, इस पर आक्रमण कर दिया। सो नाउ देखो इससे क्या हुआ बोलो? ऑस्ट्रिया अटैक्ड ऑन सर्बियन रिबेल्स। सर्बिया तो उसके अंदर में था, लेकिन वहां फिर भी एक उग्रवादी दल रहता था, उस पर उसने। तो सर्बियन रिबेल, रिबेल का मतलब कौन होता है? उग्रवादी। ठीक है। रशिया वाज हैविंग ए ट्रीटी, ये 1914 की बात मैं कर रहा हूँ, 1914। तो अब ये वर्ल्ड वार 1 यहाँ से शुरू हो जाएगा। रशिया सपोर्टेड रिबेल्स, रशिया ने सपोर्ट कर दिया। और देखो रशिया और कौन कौन से देश आ गए? रशिया, टर्की, उस समय ऑटोमन एम्पायर था, लेकिन टर्की भी, ये नीचे की ओर टर्की है, इसने मुस्लिम देश है ना, रशिया के लोगों ने भी कर दिया, सपोर्टेड। अच्छा, जर्मनी ने इसका साथ दिया। क्यों साथ दिया बताओ? क्या ये भी ब्लू आइड और ये भी ब्लू आइड? तो जर्मनी सपोर्टेड ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ किया। ध्यान दीजिए, इन एंड जब कभी दो देशों के बीच में तीसरा युद्ध देश आ जाता है तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। दो देशों की लड़ाई में किसी तीसरे को नहीं कूदना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सारा विश्व कूद जाएगा, ऐसा हमेशा होता है। हाँ, दो देश लड़ रहे हैं, बाकी चुप रहेंगे,
थर्ड वार फ्रंट खुलते ही फिर विश्व युद्ध हो जाता है, ऐसा 2 बार हो चुका है। तो लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि इनके साथ कौन कौन हो गया, धीरे धीरे और देश जुड़ते गए। मेरा कहने का मतलब है जो एक्सिस पावर थी और एक थी सहयोगी शक्तियां, उनको क्या कहते हैं, एलाइड पावर्स। तो एलाइड पावर में तो जो सर्बिया का कौन कौन साथ दे रहा था, रशिया दे रहा था क्या, यस सर। इसको मित्र राष्ट्र या सहयोगी शक्तियां कहते हैं, मित्र राष्ट्र या सहयोगी राष्ट्र, और इसको ध्रुवी शक्तियां कहते हैं। ध्रुवी शक्तियां का मतलब समझो, जैसे कोई पहिया होता है, पहिए में सब लोग जिसको हराने के चक्कर में पड़ जाए वो ध्रुवी शक्ति होती है। पहिए की ये एक्सिस कहलाती है, एक्सिस को जो लोग हराए उसे एक्सिस पावर कहेंगे, सब उसी को मारना चाहते। तो इस समय अगर ऑस्ट्रिया और इनका मामला था, ये बीच में न पड़ता तो सब सही हो जाता। लोगों ने जर्मनी को दोषी ठहराया, बोला वो था, उसका रिबेल था, वो लोग मर जाते। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया कूदा, ये जर्मनी कूदा, जर्मनी के कूदने पर तब रशिया कूदा। तो सब लोग किसको दोषी ठहराएंगे, जर्मनी। अगर 2 था वो और उसके रिबेल थे, कोई तीसरा देश ना कूदा। अगर हमारे यहाँ हम उग्रवादियों को मारने जाए, चीन कूद जाए कि तुम अपने उग्रवादियों को क्यों मारो, तो किसका दोष माना जाएगा, चाइना का माना जाएगा कि नहीं। तो ऑस्ट्रिया कूद गया। अब जरा देखो, तो यहाँ पर ध्रुवीय शक्तियों में कौन था, दैट इज ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जर्मनी, ये मुख्य हैं, और लोग भी थे जर्मनी। इसके अलावा इटली, बाद में इटली और जापान, वो भी अभी आ जाएगा। देखो ये 3 देश, इन तीनों के बीच में एक संधि हुई थी, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। क्या संधि हुई थी, ट्राइपार्टाइट ट्राई। सर लेकिन ये तो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। हाँ, ये तो अभी इसकी बात नहीं हो रही, बस जर्मनी है अभी, ठीक है। और अभी देखते हैं, और इसके इतना लिखो, जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी इनकी तरफ है। नाउ सी, तो इसके बाद क्या हुआ, ये वियना में जो हिटलर था, इसने यहाँ पर बेवारिया एक किंगडम था, उसका क्या नाम था जर्मनी में, बेवारिया, उसकी अपनी एक सेना थी, वो जर्मनी का हिस्सा था। तो उसने बोला जर्मनी से कि भाई हमको अपनी सेना में शामिल कर लो, हम भी लड़ लेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह, हम भी तो ब्लू आइड हैं। तो अब 1914 में हिटलर वहाँ की सेना में, जर्मनी की सेना में शामिल हो गया। जर्मनी की सेना में क्या, क्योंकि युद्ध हो रहा है, तो इसने क्या किया, पेंटिंग छोड़ दी और किस में शामिल हो गया, युद्ध में शामिल हो गया। तो अब इसके बाद देखिए कि नाउ इन 1914 क्या हुआ, बोलो, वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड एंड हिटलर ने और क्या किया, बोलो, हिटलर ज्वाइंड जर्मन आर्मी। कौन सी आर्मी ज्वाइन कर ली, जर्मन आर्मी। सर कॉर्पोरल था, कॉर्पोरल था, इतना समझ में आ गया। तो उसने जर्मन, इतना आप लोग वीडियो देखें, फिर आगे की बात बताएं। ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी, यद्यपि ये मुस्लिम देश था, तो टर्की फिर भी इन्हीं के साथ लड़ा। टर्की किसके साथ लड़ा, दैट इज जर्मन। तो टर्की, ऑटोमन एम्पायर का क्या मतलब है, वो आज का टर्की है। और इनकी तरफ कौन कौन थे बताइए, रशिया था, इंग्लैंड और दैट इज फ्रांस, ये 3 देश। और ये मुख्यतः किसको हराना चाहते थे, दे वांट टू डिफीट जर्मनी। क्यों, क्योंकि यहाँ का राजा कौन था, कैसर विल्हेम II। यहाँ भी एक मोनार्की थी, कैसर विलियम II ने यहाँ आसपास के 39 कन्फेडरेशन को मिला के बड़ी जर्मनी की स्थापना की थी। पहले इसका क्या नाम था, प्रूशिया। तो प्रूशिया ने जब अपनी शक्ति बड़ी कर ली, तो अब ये सब लोग किसको वो करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, दे वांट टू डिफीट जर्मनी। मतलब इधर देखो, समझ में आई। तो बोलो कौन कौन से देश मुख्यतः इस हराना चाहते थे, इंग्लैंड और फ्रांस, सही बोलो, सर्बिया भी है।
चलो इतना तुमको पता चल गया कि किन किन पावर्स के बीच में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। और भी बहुत सारे कारण थे, एक तो हमने ये बता दिया, लेकिन और भी देखिए अदर सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर जीत भी जाती, लेकिन 19 कैसर विलियम II था, किसको हटा दिया गया? कौन हार गया बोलो? क्या जर्मनी का राजा ये हार गया क्या? जर्मनी का राजा? तो जर्मनी के राजा की हार हुई। इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा? इस युद्ध में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की थे। यस सर। तो देखो टर्की भी हारा। जो टर्की हारा है ये ऑटोमन एम्पायर, इनमें खलीफा होता था। खलीफा का मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर। तो इसके हारने से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ कि मेरे खलीफा का, उसको तुम 10th के चैप्टर में पढ़ोगे। इनका ये हारा, इसके हारने से इसके खलीफा को हटा दिया गया। पहले खलीफा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर था, लेकिन अब बताओ इंग्लैंड ने क्या किया होगा? इसके खलीफा को हटा दिया। भारत में उस समय तब भी 20% मुस्लिम थे। तुम हंस क्यों रही हो? ये गलत है खलीफा का, हर बात में तुम हंस रही हो। हम संभल के पढ़ा रहे कि तुम ना हंसो। इसमें क्या हंसी आ रही है खलीफा? और उसकी वजह से इंडिया में क्या आंदोलन हुआ? बताओ। अब खिलाफत आंदोलन में भी हंसने वाली बात, तो फिर हंस रही। ठीक है, तो इस तरीके से जब जेन्युइन हो तो हंसो, गलत बताए तो हंसो, यही तो बात है ना। अब तुम हर बात तो साइंस में भी हंसती हो, हर चीज में हंस रही हो, उसको देख देख के हंसती हो। चलो ना, 3 देश हारे। कौन कौन से देश हारे? दैट इज टर्की में हारने का क्या प्रभाव पड़ा बताओ? खलीफा हटा दिया गया, तो यहाँ के 20% मुस्लिम थे। यहाँ गांधी जी क्या करते थे कि वो देखते थे कि हम किनको किनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा इंडिगो का मूवमेंट है, तुम हमारे साथ आओ, तुमको न्याय दिलवाएंगे। तुम्हारी चाय की पत्ती का मूवमेंट है, टी गार्डन का, आओ हमारे साथ। मुस्लिम से पूछा 20%, तुम क्यों नाराज हो? हमारा खलीफा हटा। अच्छा खलीफा हटा है, आओ हम लोग ऐसा करते हैं, असहयोग खिलाफत आंदोलन मिला लेंगे सबको एक ही छतरी के लिए। कौन नीचे कौन ले आया? गांधी जी लॉयर थे, उनको सब लोग अपने अपने चीजों के लिए लड़ रहे थे। आज़ादी के लिए बहुत कम लोग लड़ रहे थे। कोई चाय की पत्ती के लिए लड़ रहा था, कोई नील की खेती के लिए, और जो गुजरात वाले थे वो अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए लड़ रहे थे। कॉटन मिल में स्ट्राइक कर ली थी और मुसलमान खिलाफत के लिए लड़ रहे थे, और बाहर से दिखने में लग रहा है आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो एक वकील थे, बताया नहीं किसी को कि किसके किसे, जो तुम चाहते हो उसी के लिए लड़ रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। क्यों? क्योंकि इनका दुश्मन भी इंग्लैंड और उनका दुश्मन भी इंग्लैंड। तो उन्होंने बोल दिया सर सैयद से, जो खिलाफत आंदोलन को मुंबई में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कि हमारा तुम्हारा दुश्मन तो एक है, तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हो, साथ साथ लड़ो। इस तरह से भारत की आज़ादी की जो लड़ाई हुई, द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, उसका भी मुख्य कारण क्या था? दैट इज ये 1914 से 1918 तक लड़ा जाने वाला वर्ल्ड वॉर 1। दोनों बात समझ आ गई? क्योंकि टर्की की बिहार हुई थी, सही है। और अब बताओ, जब जर्मनी को पराजित हुआ तो वहां से किस राजा को हटाएंगे? या तो सुनती नहीं और सुन के भूल जाती। हाँ बोलो, थोड़ा याद रखो। चल अब देखिए, नाउ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? दैट इज, ये जो हमारी एलाइड पावर थी, दे डिफीटेड द सेंट्रल पावर। अलाइड पावर डिफीटेड द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर कौन थी? क्या एक्सिस पावर? वो हार गई, एक्सिस पावर हार गई। तो नाउ जो मोनार्की थी वहां की, कौन सी थी मोनार्की? एक बार फिर पूछे मानसी जी, देखें अब कर पाएगी कैपिटुलेट में? बोलो, फिर से बोलना पड़ेगा, भूल गई थी। अभी फिर भूलेगी तो फिर बताना पड़ेगा, भूलती है 2 मिनट। सो नाउ मोनार्की ऑफ जर्मनी कौन थी? कैसर विलियम II। अभी उसका फोटो दिखा गया था कि नहीं? दैट इज कैसर विलियम II को हटा दिया गया।
ये देखो फिर से देखो, मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था यूएसए। जब जर्मनी वॉर हार जाती है तो वहाँ का जो एम्परर होता है वो एब्डिकेट कर देता है, मतलब अपने पद को छोड़ देता है। तो इसका मतलब है मोनार्की ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो मोनार्की था, कैसर का खुद ही मतलब राजा होता है, और विलियम उसकी डायनेस्टी है। तो कैसर विलियम टू एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड का क्या मतलब है? गद्दी छोड़ दी उसने। यस सर, इस्तीफा और दे वहां दिया। पर एक और रिपब्लिक था, तुमने देखा ये है हमारी कि रिपब्लिक। फ्रांस में जैसे रिपब्लिक था, नेशनल असेंबली थी, यस सर, वैसे वहां पर जर्मनी में यहाँ एक वाइमर वाइमर रिपब्लिक, रिपब्लिक। एक प्लेस का नाम क्या था? वाइमर। दैट इज वाइमर रिपब्लिक। यहाँ सारे, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर भी इलेक्शन होते थे, लेकिन राजा के हाथ में असली पावर थी। पूरे यूरोप में सब एक जैसा ही चल रहा था। इसको बुलाया गया, बोला भाई तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, तुम आके संभालो। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे कि नेपोलियन की हार के बाद नेशनल असेंबली को सत्ता दे दी गई थी। नेपोलियन हारा था तो किसको सत्ता दी गई होगी? नेशनल। वैसे ही बोलो, जर्मनी के हारने के बाद अब राजा को हटा दिया गया और अब पावर किसके हाथ में आ गई? वाइमर रिपब्लिक। ओके, नाउ द पावर हैज बीन गिवन एंड द पावर हैज बीन गिवन टू वाइमर रिपब्लिक। देखो अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया तो गवर्नमेंट तो बननी थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के थोड़ी ना देश चलेगा। तो जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था वाइमर। वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनती है जिसको वाइमर रिपब्लिक फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी के द्वारा जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब जैसे ही जर्मनी के अंदर तो कितनी बात हो गई, यहाँ पर अब क्या हो गया? टू वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक के लोग एक तरीके के डेमोक्रेट थे, डेमोक्रेटिक मूल्यों पर बने थे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? पीपल्स रूल। डेमोस का मतलब ही पीपल्स होता है। तो इसलिए वाइमर रिपब्लिक को दे दी गई एंड द हार्श कंडीशन वर पुट ऑन जर्मनी। जरा ध्यान दीजिए, इस जर्मनी से इसका ये एरिया ले लिया गया। ये कौन सा एरिया है? दैट इज राइनलैंड। इसे राइनलैंड ले लिया गया। इसके 75% आयरन के डिपॉजिट ले लिए गए। बोला तुमने लोहे के बल पर ये सारा आर्म्स और एम्यूनिशन बनाया है, यू हैव ऑल्सो यूज्ड कोल। उसको तुमने क्या किया कि लोहे को पिघलाया, सब कुछ किया, तो तुम्हारा 25% कोयला लेंगे जहाँ जहाँ कोयले की ज़मीन थी, और 15 साल तक फ्रांस तुम्हारा कोयला और लोहा यूज़ करेगा। ऑल द 4 कॉलोनीज, यहाँ इसकी 4 कॉलोनीज थी, नामीबिया और भी कई कई छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री, सारी कॉलोनी ले ली गई। जितने आइलैंड थे सब आइलैंड ले लिए गए, और बोला गया कि तुम्हारी वजह से ही ये सब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ है, तुमसे वार रिपेरेशन लिया जाएगा। जो तुमने हमारे यहाँ बम गिराया उससे नुकसान हुआ, उसका पैसा दो। जो हमने तुम्हारे यहाँ बम गिराया उस बम का पैसा दो। तुम दोनों चीजों का तुम्हें पैसा देना है। तुमने हमारे यहाँ जो बम गिराया, बिल्डिंग खराब की, उसका पैसा तो दोगे, उसको वार रिपेरेशन या युद्ध क्षति। और हमने जो तुम पे बम फेंका उस बम का पैसा कौन देगा? सो इट वाज हाई अनजस्टिस। और बोला जर्मनी से कि तुम्हारे ये सब चीजें ले ली जाएंगी और 90 साल तक तुमको देना है पैसा। डिमिलिटराइजेशन कर दिया। बोला तुम 1 लाख से ज्यादा रख ही नहीं सकते अपनी सेना, जहाँ उसकी सेना 17 लाख थी उसको 1 लाख। तो अब समझिए, और उससे युद्ध क्षति ली गई, उसकी 17% टेरिटरी एनेक्स कर ली गई, कट कर ली गई। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी और एनेक्स का क्या मतलब? काट देना। बोलो बात समझ आ गई? सो जर्मन पीपल ने इन सब के लिए वाइमर रिपब्लिक को दोषी ठहराया। बोला इसने सत्ता पाने के लिए ऐसा किया होगा। मोनार्क तो हट गया, मोनार्क तो लड़ रहा था बहादुरी से, बेचारा मारा गया, लेकिन ये आ गया ना नया। बोली इसी ने सब किया, सत्ता पाने के चक्कर में इसने गलत सलत समझौते कर लिए। बोलो, और ये संधि जो हुई जानते हो कहाँ हुई? उसी लुई 16 के पैलेस ऑफ वर्सिली, सोने के महल, आलीशान, जो तुमने देखा था ना लुई 16 रहता था, उसी के महल में। और उस संधि को ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज कहा गया। जर्मन पीपल फेल्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज एज इनजस्टिस टू देम। जर्मन के लोगों को इसका हुआ ना, और इसी ने वर्ल्ड वार 2 की नींव रखी, और इसी ने हिटलर को हिटलर बना दिया, क्योंकि हिटलर इसी युद्ध में तो लड़ रहा था। इसकी अध्यक्षता में ये युद्ध हारा जर्मनी,
इसने सोचा ये हमारे देश के लिए तो ये सारी जो सेनाएं थी इन्होंने सब गलत किया है, हम इनका बदला लेंगे। हिटलर वाज ए पावरफुल ओरेटर, उसने अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित किया और अंत में वो वहाँ का नेता बना जर्मनी का, और उसने फिर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज को जीता और वर्ल्ड वार 2 शुरू किया। बोलो बात समझ में आ गई? और इसने क्या क्या किया होगा वो सब हम देखेंगे, वो सब भी देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ? नाउ बिटवीन ये वीमर रिपब्लिक क्या है? दैट इज एन इलेक्टेड बॉडी। Now a treaty between allied power and Axis power was signed at आमांसी सेंटेंस पूरा करो। ये बोलो पलक। सही। That is पैलेस ऑफ वर्सेलीज। ठीक है, इसे वारसाई की संधि कहा जाता है। इट इज ए नोन एज दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज या वारसाई की संधि है ना। क्या कहते हैं? वॉर्सो। दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज इंग्लिश में बोलेंगे और अलग अलग भाषाओं में थोड़ा बहुत उसको ये कर है भाई। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज इसे क्या कहा गया? देखो इन दिस ट्रीटी क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द देखो 17% लैंड ऑफ जर्मनी कन्फिस्केटेड, इसे हथिया लिया गया। 73% आयरन रिजर्व एंड 25% कोल रिजर्व वर, इसको क्या किया गया? हैंडेड ओवर टू फ्रांस। फ्रांस अब उसे अगले 15 सालों तक यूज करने वाला था। एंड जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वार 2, जबकि ऐसा नहीं था, और भी देश लड़े थे। तो ये क्या किया गया? हाँ ओके, जर्मनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। Germany was held responsible for World War 1। अच्छा, इसका ये एरिया क्या कहलाता है? राइनलैंड। ग्रीनलैंड। जिसके बारे में उनको इतना गुरूर था कि उनकी जो, जैसे हमारे देश में भारत माता है ना, उनके यहाँ कौन है गरीब? जर्मेनिया। जर्मेनिया तलवार लेके राइनलैंड की रक्षा करती है, ये स्लोगन वहाँ खूब चल रही है। और उसी राइनलैंड को ही ले लिया। राइन वहाँ नदी, वहाँ की मुख्य नदी है, और उसके बगल की जमीन कौन सी है? राइनलैंड। और वो इन्हीं को ग्लोरीफाई क्या करते हैं? राइनलैंड हमारी रक्षा करती है, वो हमारी अच्छी नदी है। और उसी एरिया को जो राइनलैंड क्या किया? राइनलैंड वॉज हैंडेड ओवर, टेकन ओवर फ्रॉम जर्मनी और एंड हैंडेड ओवर टू फ्रांस। इसके अलावा जो 4 एलाइड फोर्सेस थी ना, रशिया, इंग्लैंड, उन्होंने खूब जर्मनी की बंदरबाट की। जितना जितना माल मिला सब आपस में, थोड़ी जमीन उन्होंने ले ली, थोड़ी रशिया को दे दी, पोलैंड वोलैंड सब उधर का हिस्सा पोलैंड उनको दे दिया। ठीक है, जमीन। तो इस तरीके से एंड a heavy war reparation for 90 years were imposed on
जर्मनी 6 million हाँ 6 मिलियन मतलब 60 लाख रुपए का था 6 million pound. हाँ हैवी वार रिपेरेशन वॉर रिपेरेशन ऑफ दैट इज फ्रेंच पाउंड 6 मिलियन या 60 लाख का वॉज imposed on Germany. Germany was demilitarized. उसकी सेना की शक्तियां भी कम कर दी. Germany was demilitarized. चलो इतना काम किया गया. अब देखिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई, जिसकी वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर लोगों को वहाँ तो सब वुमेन वोट करने लग गए, एडल्ट वोट करने लगे, मोनार्की भी हट गई. क्यों नहीं अच्छा लगा? तो उन्होंने सोचा कि वीमर रिपब्लिक ने ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया है वहाँ की मोनार्की को हटाने के लिए. या ये सोचा कि इसी ने ये संधि की की होगी. वजह से दिस इंसल्टिंग ट्रीटी was signed by Weimar Republic for the sake of benefit of themselves only. उसने ये जो इंसल्टिंग ट्रीटी साइन की है जो कि जर्मन के लिए बेहद अपमानजनक थी, उनकी जमीन अमीन ले ली गई, तो ये इन्होंने अपने सत्ता में आने के लिए ही साइन की है. यही तो बात हुई होगी ना. तो ऐसा उन्होंने सोचा. देखो क्या सोचा लोगों मतलब जो असेंबली बनी थी उसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस %. यहाँ कर दो और सर 75 75% ये है और क्या है सर 26 6 करो सेकंड इतना ले लिया गया. सही है. Sir, इसे colonies में तो ले ली थी. कॉलोनी 4 जर्मनी कॉलोनी आगे अफ्रीका की वॉर ले लड़ा ली. था. इन सब के अलावा जर्मनी को 6 बिलियन यूरो का कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स किया गया था. जर्मनी ने एक जगह थी रायलैंड जो कि फेमस है अपने रिसोर्सेज के लिए, उसको भी छीन लिया गया था. तो वहाँ पे जो लोग थे वो अलाइड पावर खत्म हुआ बोलो 1980 और इसमें क्या हुई बोलो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वर्सेलिस. 1919 अगर देखेंगे तो ये नवंबर 1919 में इफेक्टिव हो गई. ठीक है. और जून 19 अब इसमें जून 1918 बता रहा है, उसको देखना पड़ेगा, बुक में भी देखो. सर उसमें बिलियन बोला था. सर वहाँ पे 6 बिलियन सर 6 बिलियन 6 बिलियन बोला था बुक में देखते हैं. सर बुक में भी शायद बिलियन है. Now 6 बिलियन का बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9. कितने ठीक है. और 10 to the power 6 तो मिलियन हो जाएगा. चलो अब जरा देखो तो इससे क्या पता चल रहा है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में दैट वीमर रिपब्लिक वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि इसी ने यह न्यायपूर्ण संधि की है. और ये सारे जो भी ट्रीटीज हैं उसमें उसे एग्री कैसे कर लिया. लोग क्या सोच रहे बताओ कि ये सारी चीज़ें थी तो जर्मन तो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसमें और भी देश लड़े थे. तो अब ये देखिए सो ड्यू टू दिस द पीपल ऑफ जर्मनी वर नॉट हैप्पी विद ये देखिए. सो पीपल ऑफ जर्मनी वर नॉट हैप्पी विद दिस इंसल्टिंग ट्रीटी. उन्होंने सोचा कि ये उनके सोवरेनिटी के लिए एक ब्लैक स्पॉट है. कैसे उनकी ज़मीन ले ली गई, कैसे उनके ऊपर ये डाला गया. वो लोग वहाँ कैसा सोचते जर्मनी. एंड इन जर्मनी वहाँ पर वीमर रिपब्लिक ऐसे नहीं आया था. वहाँ पर वीमर रिपब्लिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. कैसर विलियम भी था और ये भी था. उसने 20 बार इसको डिसॉल्व किया. 1-2 बार नहीं, नेशनल असेंबली तो 3 बार हुई थी, इसको 20 बार डिसॉल्व किया गया. इसमें हर एक जो वीमर रिपब्लिक है फिर से चुनाव लो, फिर आओ, फिर ये कुछ काम करते थे. लेकिन वो जो कैसर विलियम 2 था ओके डिसॉल्व. जब ये कुछ बोलते थे ये करो फिर से डिसॉल्व कर देते थे. लोगों का भरोसा फिर उठ गया. बोले ये तो स्टेबल खुद ही नहीं है, ये हमको कहाँ से इनजस्टिस से पूरा कर पाएंगे. बोलो बात समझ आएगी.
तो और हर एक जो भी डिसॉल्व हुई है करीब 270 डेज का इसका कार्यकाल रहा हर एक बार. सो इट वाज वेरी अनस्टेबल गवर्नमेंट. ठीक है इस चीज को. नाउ सी दैट इज देयर वाज constitutional monarchy in Germany. ओके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. और यहाँ पर जो है आप ये देखिए इसमें नवंबर 1919 से इसके सब स्टार्ट हो गए. ट्रीटी वाज जो ट्रीटी थी वो प्रोमलगेटेड हो गई. प्रोमलगेटेड का क्या मतलब है? गेटेड. वो अब अमल में आई जाने लगी. दैट इज नवंबर 1919 इन जर्मनी. इतनी बात समझ आ गई? क्या तुमको वो घटना याद है कि 1917 में लेनिन बोल्शेविक्स के नेता बन गए थे और अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था? सर उसी समय यहाँ पर भी जो लिबरल्स थे आगे बोले हमको भी लिबरल गवर्नमेंट चाहिए. वहाँ से जैसे वहाँ पर हुआ दैट इज स्टालिनग्राद लेनिनग्राद और वो सब जो उधर होता था ना पेट्रोग्राड में, वहाँ से इंस्पायर होके यहाँ पर भी अब कम्युनिज्म शुरू हो गया. सो द सेम वाज. जरा देखें कि ठीक है. सो लेट अस सी दिस. क्रिमिनल बोलते थे क्योंकि उन्होंने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पीरियड. अब ये देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एडोल्फ हिटलर अपने जो दैट इज ये देखिए साथ में कौन है? दैट इज गोबेज. गोबेज क्या था? वहाँ का बहुत अर्थशास्त्री था जिसने वहाँ पर बहुत सारे सुधार किए. राइट हैंड माना जाता है. उसने वहाँ बहुत पुल बनवाए. तो सर, ये लेकिन- सारे- ठीक है. अब जरा देखो इनका इसमें economist वो- हिटलर सेंटर में है और लेफ्ट में कौन है? गोबेज. Left hand. जिसको माना जाता है कि वो वहाँ का कौन है? शिल्पी था. दैट मीन्स वो जो सिविल इंजीनियर. जर्मनी को किसने नया जर्मनी बना दिया था? दैट इज गोबी. सर इकोनॉमिस्ट कौन था वहाँ का? इकोनॉमिस्ट का नाम दिया होगा तो देख सर दे रखा. ठीक है कितना दिया गया. अब ये देखो अगली बार व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. यहाँ देखिए क्या क्या किया गया. ये किसका मैप है? यूरोप में जर्मनी का मैप है. जर्मनी में यहाँ देखो राइनलैंड तुम देख रहे हो. राइनलैंड किसको दे दिया गया बताओ? फ्रांस. देखो फ्रांस के ठीक ऊपर है. फ्रांस ने ले लिया. इसी में 76% ऑफ आयरन थे, 75% और 76% क्या थे? कोयले के रिजर्व. ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया था. और वो किसको दे दिया गया 15 सालों के लिए? फ्रांस. फ्रांस को दे दिया गया. इसके अलावा बहुत सारा और भी पोर्शन था जो इधर उधर दे दिया गया. कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे जैसे पिंक कलर के. तो ये पीच कलर वाले कंट्री थे. दैट इज लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी. कुछ ऐसी जमीन थी देखो जो पूरी तरीके से जमीन ले ली गई थी वो पीच कलर की है. क्या तुम्हें लग रहा है कि 13% जमीन होगी? तो कुछ उधर इंग्लैंड ने ले ली, कुछ इसने ले ली, कुछ रशिया ने ले ली. उन्होंने बंदर बांट की. इसकी थोड़ी थोड़ी जमीन सबने ले ली. और कुछ कुछ जमीन जो सिर्फ 15 साल के लिए दी गई थी वो राइनलैंड की पूरी तरह से नहीं दी गई. कि 15 साल के इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन निकालेगा? फ्रांस. तो ये अन्याय हुआ इसके साथ. अब देखिए तो ओके आगे देखो. तो इसका मतलब है द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. जितनी वॉर हुई उसके लिए किसको ठहराया गया? बोलो. जर्मनी. जर्मनी को दोषी ठहराया गया. और इसके बाद अब क्या हुआ? जब यहाँ सरकार बनी वीमर रिपब्लिक की तो उसमें अब आगे दिखा रहे हैं कि जैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था. वैसे वहाँ पर वीमर रिपब्लिक के खिलाफ ये जो होने वाले ये देखो संस्कार बिल्कुल वहाँ पर जो ये रीच स्टैग वहाँ की पार्लियामेंट है. यस सर. रीच स्टैग के सामने कौन खड़े हैं? यही कम्युनिस्ट खड़े हैं, यही लिबरल्स खड़े हैं. क्या मांग कर रहे हैं बताओ?
कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, जैसे कहीं पर थोड़ी कमजोर सरकार होती तो लिबरल्स उस सब थे। तुमको मालूम है ये कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मन का ही तो था। तो क्या जर्मन का ही है तो क्या वहां पे नहीं होंगे लिबरल्स, कम्युनिस्ट नहीं होंगे? उन लोगों ने अपना मौका देखा कि ये कमजोर है तो चलो हम अपने सारे अधिकार ले लें। सो यहाँ पर नीचे क्या लिखा बताइए? That is the rally organized by radical group. इसको क्या कहते हैं? स्पार्टासिस्ट लीग। स्पार्टासिस्ट वहीं का ही जो है एरिया था, तो उन्होंने एक लीग बनाई। तो किसके द्वारा बनाई गई बताइए? नाउ अब जरा देखो। So Weimar Republic was very unstable during its period of, इस अभी तुमने देखा था कि इसने 1919 से 33 तक शासन किया। कब तक शासन किया? 33 तो पहले हिटलर आ गया, ठीक है। कब तक शासन किया बोलो? 1919 से 1933 तक। और उसमें इसको कितनी बार भंग किया गया? 20 बार। कितनी बार? सही है। तो वीमर रिपब्लिक इट हैज पावर, इसके पास क्या पावर थी? पावर टू डिसॉल्व। किसको डिसॉल्व करने की मानसी? पार्लियामेंट। सही कह रही हो, पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट थी बताओ, इसका नाम तो बताओ। वीमर रिपब्लिक कौन सी पार्लियामेंट थी? राइट थी, लेकिन कौन थी? तो जो वहां पर किंग हैज पावर, किसके पास पावर थी? किंग कैसर विलियम II के पास, ठीक है। किंग हैज पावर टू डिसॉल्व, किसको डिसॉल्व करने की? टू डिसॉल्व वीमर रिपब्लिक। इसके पास 845 मेंबर्स, सही है। जैसे उसमें 746 थे ना नेशनल असेंबली में, इसमें 845 मेंबर्स थे। किंग हैज डिसॉल्व Weimar Republic 20 times within the period. King dissolved, इसका विलय कर दिया, भंग कर देना। विलय करना या भंग करना। Dissolved it 20 times in its period of rule. जो यह गवर्नेंस का, तो रूल ना कहो, दैट इज गवर्नेंस में, जो कि कब से कब तक थी? 1919 से 19। सो वाइमर रिपब्लिक को अनस्टेबल कहा जाएगा। इट्स एवरेज पीरियड वाज करीब करीब 270 डेज हर एक के बीच में रहा। इतनी ज्यादा इसको। अब जरा देखो ना, अब आगे क्या हुआ? कि लोग इसी को जो कम्युनिस्ट एंड, ये देखिए जो वहां पर एक स्पार्टासिस्ट लीग थी, सिस्ट लीग, वो किसकी बनी हुई थी? ठीक है। लीग का मतलब यहाँ यूनियन समझो। मेड बाय रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब राजा हट गया ना, राजा हट गया तो राजा को फिर से पावर मिल जाए। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट भी इसमें आ गए। एंड कम्युनिस्ट और कौन कौन से थे? ठीक है, दैट इज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स, सभी थे। हाँ, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। वॉन्ट्स, ये क्या चाहते थे बताओ? गवर्नमेंट इन सोवियत यूनियन स्टाइल। वो चाहते थे कि ये लोग भी अब सब जमीन छीनने लगे। वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे ना, पैसे वाले, उन सब से जमीन छीने। अच्छा, वहाँ जो पैसे वाले लोग थे वो कौन थे? जर्मनी में ज्यूज। ज्यूज बहुत बड़ी पुरानी कम्युनिटी है। ज्यूज लोगों ने ही जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया। बात समझ आई? ज्यूज कहाँ पर अपने वो धार्मिक वो करने जाते हैं प्रेयर? बोलो। सिनेगॉग। कहाँ पे जाएंगे? सिनेगॉग। सिनेगॉग अभी आपको दिखा देते हैं। ऐसा ही कमरा होगा और उसमें चारों तरफ खिड़कियां रहेंगी। वो खिड़की के बाहर बस अंदर देखेंगे, अंदर हॉल में कुछ रखा नहीं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं और उनके प्रोफेट का नाम मूसा। समझ में आई?
तो दैट इज वो, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक प्रॉफिट अब्राहिम आए थे, प्रॉफिट तो उन मोहम्मद बहुत बाद में आए, पहले अब्राहम थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, दैट इज मूसा है। मूसा ने कहा पेड़ पौधों की, पहाड़ों की, नदियों की पूजा करो, तो उनको जिसने माना वो क्या कहलाए, ज्यूस। उसके बाद फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने बोल दिया कि हम तो अल्लाह के पुत्र हैं, मतलब भगवान गॉड के पुत्र हैं, तो इन्हीं ज्यूस ने उनको मार दिया। फिर लेकिन क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे विश्व में बहुत फैला, तो अब जो जितने भी क्रिश्चियंस है, इस समय लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है वर्ल्ड में, क्रिश्चियनिटी, वो लोग ज्यूस से नफरत करते कि भाई हमारे जीसस क्राइस्ट को किसने मारा, मूसा के मारने वाले। भारत में सिनेगॉग कहाँ पर, केरला में। भारत में जो ज्यूज आए थे, 10,000 ज्यूज को शरण दी गई, वो कहाँ रहे, दैट इज बॉम्बे और महाराष्ट्र, केरला में ही रहे, वहाँ पे ही सबसे। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब जरा देखो, सर एल्बर्ट आइंस्टीन भी तो ज्यूस है। सी तो ये लोग क्या चाहते थे बताओ, स्पार्टासिस्ट लीग वांट्स दैट देयर शुड बी रूलिंग इन जर्मनी लाइक, कैसे होनी चाहिए, सोवियत यूनियन, लाइक वी आर लूटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिच इन सोवियत यूनियन, यू अलाउ मी टू लूट हियर आल्सो। अब बोलो यहाँ पर सबसे पैसे वाले कौन थे, ज्यूस। तो ये चाहते किसको लूटना थे, कि हमको अलाउ करो, हम मारेंगे काटेंगे सब पैसा ले लेंगे। गरीबी तो पहले से ही है, क्योंकि वहाँ पर वीमर रिपब्लिक तो आधा काम कर ही चुकी है, सारा पैसा टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सब कुछ बढ़ा दिया गया, फिर भी उनका वॉर रिपेरेशन पूरा नहीं हो रहा था, तो गरीबी थी कि नहीं थी। तो इसलिए ये व्हाट दे वांटेड, जरा आगे पढ़ो, तो इसमें दे वांट, ठीक है, कि शेप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहां पर देखिए, नाउ वांट दैट रूलिंग शुड बी, रूलिंग कैसे होनी चाहिए, शुड बी इन जर्मनी लाइक सोवियत स्टाइल। कितनी बात हो, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें क्या हुआ, बोलो, ट्रीटी प्रोमलगेट हो गई। ट्रीटी के प्रोमलगेट होने से क्या हो गया, वहां पर वीमर रिपब्लिक केम इन पावर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो हाँ बताओ, सृष्टि कौन पावर में आ गया, कौन पावर में आ गया, वीमर रिपब्लिक। वो तो चक्कर मकर करे, यहाँ देखिए, उसको सारी क्लास को देखना है, पूछो तो कीप मम, इधर उधर में ज्यादा मतलब है, किताब को क्या, तुम्हारी पेन कलम उठा लो। चलो हाँ, क्या बोला इन्होंने, वीमर रिपब्लिक केम इन पावर, ठीक है, और वहां जो स्पार्टासिस्ट लीग थी, वो क्या चाहती थी, दैट इट वांट्स दैट द गवर्नेंस शुड बी लाइक सोवियत, सबसे सेकंड लाइन पढ़ो, व्हाट दे वांटेड, बोलो, सोवियत स्टाइल चाहते थे, कहते थे जैसे वहां हम लूट रहे हैं, यहाँ भी लूट लें। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि गरीबी बढ़ती चली आ रही थी। अब देखिए, दैट ड्यू टू वॉर रिपेरेशन, समझो आगे की बात को, ड्यू टू वॉर रिपेरेशन इसका सारा गोल्ड स्टॉक ही खाली हो गया। 23 तक इसने बोल दिया भैया हमारे पास अब पैसा नहीं बचा है, अब हम नहीं दे पाए। 23 में इसने मना कर दिया, और तब तक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुरंत बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की, अब युद्ध ना हो, विश्व युद्ध। तो इसी समय एक और क्या चीज बताइए, लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड। वन मोर इवेंट हैज अकर्ड, जो कि आज तुम्हें मालूम है ना, यूनाइटेड नेशन, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, लीग ऑफ नेशंस। दैट लीग ऑफ नेशन was established, यानी संयुक्त राष्ट्र सभा थी। संयुक्त, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है ना, सभी राष्ट्र के मिलने से, उसका प्रीडिसेसर था, हाँ उसका प्रीडिसेसर था, हाँ प्रीडिसेसर था। ये भी माना जाता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच का एक यूनियन है ना। अब ये देखेंगे कि क्या काम कर, लेकिन लीग ऑफ नेशन बन गया,
चलिए, तो इसने क्या किया बताओ, 23 में क्या किया, देखो उसमें पढ़ो, इन 23 जर्मनी का सारा गोल्ड क्या खत्म हो गया था, और उसने फिर क्या किया, इन 1923 ऑल गोल्ड स्टॉक ऑफ जर्मनी was depleted, ठीक है, एंड वाइमर रिपब्लिक ने अब क्या किया बोलो, रिपब्लिक refused to pay वार रिपेरेशन, कि भाई अब हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा ही नहीं, हम दे कहां से, तो फॉर रिपेरेशन। तुम ये बताओ मयंक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें यूएसए जर्मनी के साथ था कि उसके अपोजिट, इंग्लैंड उसके साथ था कि अपोजिट, बोलो उसके साथ, कोई आप समझो जर्मनी के साथ कौन था, ऑस्ट्रिया था, टर्की था, बस यहाँ तक था, जो उसका दुश्मन था उसी को इस पे दया आ गई। ऐसे यूएसए को इस समय दावेस प्लान सुनो, दो लोग इसके कट्टर दुश्मन थे, इंग्लैंड भी दया करने लगा, बोला कैसा हो गया जर्मनी, और अब देखो इतनी ज्यादा स्थिति हो गई कि कोई देश इसको कर्ज नहीं देता था, और कर्ज नहीं देने के बाद फिर इसमें ये स्थिति आ रही है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। लोग ट्रॉली में पैसा ले जाते थे और एक कप चाय लेके आते, इसको कहते हैं, ये देखो ट्रॉली में ले जाना है, एक ब्रेड ले जाना है तो घर में ट्रॉली में, क्योंकि वहां के जब कोई बाहर से पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, तो सरकार वीमर रिपब्लिक करे तो क्या करे, उसने धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए, लेकिन नोटों से क्या होगा, सर उसकी तुम्हारे घर वैल्यू में सामान है, तुम्हारे उन नोटों का होगा क्या, जैसा कि अभी इस समय अमेरिका के बगल का कौन एक कंट्री है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में भी यही हालत हुई, तुम ट्रक में पैसा ले जाओ, चाय पी के आओ, ये हाल हुआ है। ऐसे ऐसे वही यहाँ पर भी देखो, ये बोरों में भर के पैसा ले जाए ट्रॉली में, और एक ब्रेड लेने की, सो इट वाज, पैसे की कोई कीमत नहीं थी। अगर तुम्हें और देखना है तो जरा यहाँ देखो, सुनो, अप्रैल, ये बात की जा रही 23 में, पहली बात आप यही समझ लो, हमारे यहाँ भी हुआ है इन्फ्लेशन, पहले जिस समय हम आजाद थे $1 1 रुपया था, अब $1 में 80 रुपए मिलते हैं, हम लोग फिर भी बहुत गरीब हो गए, $1 में पहले 1 रुपया था जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन अब अमेरिका बहुत अच्छा होता गया और हम इधर गरीब होते गए, तो ये हो गया, वहाँ तो $1 में 24,000 यूरो थे, वो तो हमसे भी गरीब, लेकिन यही स्थिति में महीने महीने दर, एक महीने में क्या हुआ, बढ़ता वही देखो 24,000 से बढ़ के कितनी हो गई, सर 4 सैकड़ा, 4 करोड़, 10,000 लाख, 10 लाख, 4,62,000, 62 भी नहीं, तो 46 लाख, 46 लाख, $1 में तुम सोचो कितना बढ़ गया, सर आगे तो और बहुत आगे और भी देखो, तो करोड़ लाख, that it ultimately बढ़ती चली गई ना, समझ में आ गया कि नहीं, और भी दिखाया गया, अगले पेज पे देखो, ये इसको भी जरा गिनो, कहाँ 9 करोड़, होना ये चाहिए, $1 में 1 फ्रेंच होना चाहिए, आज वही स्थिति है, लेकिन उस समय ये 9 करोड़ 8 $1 और 1 फ्रेंच यूरो सेम है, तुम सोचो इतना ले जाता, इतना ले जाएंगे तब $1 होगा, और $1 में चाय मिलती है, इतना पैसा ले जाओ, पैसे ले जाओ, इतना ले जाने के लिए तुम्हें कितनी ट्रॉली चाहिए, इट इज नोन है, सुनो, अब क्या वो बताइए, इन 1923 के गोल्ड रिजर्व खत्म हो गए, ठीक है, नो कंट्री वाज गिविंग लोन, सो द वीमर रिपब्लिक ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग द नोट्स नॉन स्टॉप, छापते रहो, जितना जो मांगे देते रहो, सही है, सो नाउ नोट्स, दैट इज फ्रेंच यूरो, इनको क्या कहेंगे, फ्रेंच यूरो, समार्क्स कहते हैं, मार्क्स मार्क्स कहते हैं, तो उसमें लिखा है, अच्छा, तो दैट इज वीमर रिपब्लिक ऑर्डर्ड टू प्रिंट, ठीक है, जो भी मनी था उस समय मार्क था या नोट्स, उसकी करेंसी क्या मानी गई उस समय, जर्मन मार्क्स,
ठीक है, ऑर्डर इन हैवी अमाउंट, बहुत ज़्यादा नोट छापे थे, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? सर वैल्यू है डाउन होगी। इन हैवी अमाउंट, ठीक है, इट लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ये सब हिटलर देख रहा था। हिटलर 1914 से, सुनो जरा, 1914 से 1918 तक राजा की सेना में रहा। राजा जानते हो, कैसर विलियम। अब उसके बाद ये किस सेना में रहा? 1918 से छोड़ के ये अभी देख लेंगे बुक में, 33 में तो ये राजा ही बन गया। उसके पहले इसने अपनी राजनीति भी चमकाई ना, सर चांसलरशिप तो कुछ 4 साल ही रहा ये 1922 तक। ये किस में रहा बोलो? वीमर रिपब्लिक की सेना में, यानी जर्मन आर्मी। ये किस में रहा? और उसके पहले किस में रहा बोलो? रॉयल आर्मी। कौन सी आर्मी थी? तो वो पहले रॉयल आर्मी में रहा, फिर नेशनल आर्मी में रहा। फिर इसने देखा ये सब हो रहा है, उसने कहा छोड़ो, अब राजनीति में उतरो, देश को बचाना है, तो लड़ने से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिक्स में उतर गया। समझ में आ गई बात? तो अब आपने ये देख लिया कि now it led to hyperinflation. ओके, तो हम लोगों ने देखा ये $1 की कीमत थी, सही है। नाउ एट वन टाइम द एनिमी नेशन यूएस ने क्या किया है, इसको एक बेल आउट पैकेज दिया, डाविस प्लान है ना? डाविस तो उसको दैट इज डेविस प्लान था। उन्होंने ऐसा बेल आउट पैकेज दिया, भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यूएस हेल्प, यूएसए हेल्प इट टू बेल आउट फ्रॉम सच सिचुएशन, फ्रॉम सच सिचुएशन। समझे इस बात को? यहां से सारे लोग क्या कर रहे थे? युद्ध में इन्वॉल्व थे, लेकिन रशिया जो यूएसए का वहाँ का प्रेसिडेंट था, वो इतना समझदार था, वहाँ के वो हमेशा लास्ट तक बचता रहा। लेकिन जब उसके ही शिप में 1200 लोग मारे गए, इंग्लैंड के एक शिप पे इसने जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, तो उसमें 120 लोग यूएसए के भी मारे गए। उस चक्कर में उसको फिर कूदना पड़ा, नहीं तो वो लास्ट तक नहीं कूदा। वो पोर्ट ब्लेयर में कौन सा था, है ना? सर वो और वहाँ पर वो पर्ल हार्बर में दैट इज नेवल बेस पे आक्रमण कर दिया। ऐसे इसने भी किया। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यूएसए अमीर है? यूएसए युद्ध में कूदना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो इतना वाइज था, वो जानता था कि जब पहले वो कोलोनाइज था तो कितनी सारी गड़बड़ी हुई थी और युद्ध में कूदना अच्छा नहीं होता, वो बच के चल रहा था। लेकिन फिर भी जो वहाँ की जो अपोजिट पार्टी थी यूएसए की, वो कह रही थी कूदो युद्ध में, कूदो युद्ध में, लेकिन ये बच रहा था, कह रहा था नहीं, इट इज़ नॉट एडवाइज टू गो इन वॉर, इट विल लेड अवर कंट्री टू गो बैक। तो इसलिए जब उसने मार दिया इनके 120 लोगों को, इंग्लैंड की पूरी जहाज को उसने खराब कर दिया जर्मनी ने, उसमें 1200 लोग, और उसमें कितने लोग थे इसके बोलो यूएसए के? 120, 120 इसको मार दिया। नाउ इट लेड, और साथ में इसके बगल मैक्सिको है। जर्मनी के राजा ने बोला मैक्सिको चलो हम तुम साथ हो जाते हैं और यूएसए को हरा देते हैं, जबकि यूएसए युद्ध में ही नहीं था। इस बात से वहाँ का फिर यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वो खड़ा किया, बोला ये एक तो हम युद्ध में नहीं कूदा है, और ये हमारे बगल में मैक्सिको, उसके बगल में तुम लोग को मैप में पता होगा, है ना? तो ये बात, ये चिट्ठी मैक्सिको पहुंच भी ना पाई थी, ये बीच में ही मैसेंजर से टेलीग्राम से लीक हो गई, इंग्लैंड के पास पहुंची, इंग्लैंड ने यूएसए को दिखा देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो फिर इसे मजबूरी में कूदना पड़ा। 2 ऐसी घटनाएं हुई कि 120 लोग मारे गए और साथ में सर वो एटम बॉम्ब बना रहा था सर। ये इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? तो अब आप बताइए, उसने बेल आउट पैकेज से निकलने के लिए सिचुएशन दी,
तो मेरे कहने का मतलब है यूएसए अमीर क्यों है? वाई यूएसए इज अमीर? बिकॉज ही वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन वर्ल्ड वॉर वन एंड वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग हेलमेट्स, ड्रेस, बूट्स। वो यही सब बना रहा था पूरे युद्ध में, वो पैसा कमा रहा था, हथियार बनाना। हथियार बनाना, पैसा कमाना। उसने युद्ध में बहुत बस दिखाने के लिए वो किया। तो बोलो क्या यूएसए के बहुत ऊंचा होता गया? उसका जो एक्सचेकर है, राजस्व जितना उसका भंडार है तो ऊंचा होता गया, क्योंकि उसने पूरे युद्ध में क्या किया निष्का? जो युद्ध कर रहे थे देश उनको सप्लाई की। यूएसए वाज द मेन सप्लायर, तो वॉर को business समझो इस बात को। यूएसए वाज द मेन सप्लायर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो तो लास्ट में थोड़े समय के लिए कूदा था, उतने में जिता दिया। अच्छा ये बताओ, तुम बहुत सारी ड्रेस और सब कुछ बना लो और युद्ध अचानक बंद हो जाए, क्या होगा तुम्हारे यहाँ? बताइए। ऐसे समय में वहां पर देयर विल बी, समझो इस बात को, कि ऐसी स्थिति थी कि लिखिए, जो यूएसए था इन वर्ल्ड वॉर वन वाज मेन सप्लायर। किसका सप्लायर? ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ड्रेसेस। तो जो यूएसए एक समय बहुत गरीब था वो देखते ही देखते अमीर हो गया। ठीक है। अच्छा बताइए, ऐसे में जब इतनी सप्लाई होने लगी, कोई भी यूएसए के बैंक में जाता था कि मुझे पैसा लाओ, मुझे इंडस्ट्री खोलनी, बैंक ऐसे ही दे देता था पैसा। हाँ जाओ जाओ खोलो, वो सप्लाई करनी ना, पैसे कमाओगे तो हमारा भी फायदा। बैंक भी खूब उठ रहे थे भाई। लोग क्या कर रहे थे बताओ? वहाँ बैंक से, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, रूजावेल्ट ने बोला जिसको जितना चाहिए दो। ओके, सो अब सबको देने लगे। बोलो बात समझ में आई? पड़ा कि यूएसए सबको पैसा दे रहा था और कोई भी जा रहा था हमें इंडस्ट्री खोलनी, हमको कपड़े बनाने, उनकी ड्रेस। अब वो जब कपड़े बन गए, वार खत्म हो गया, तो वो लोग क्या होगा? और सुनो जरा कि जैसे, सुनिए इस बात को, जब कोई इंडस्ट्री खोलता है, जैसे तुमने इंडस्ट्री खोली, तुमने 100 करोड़ लगाया और 100 करोड़ के शेयर मार्केट में डाल दो कि 200 करोड़ रुपए लगने हैं, 100 करोड़ तो तुमको बैंक ने दे दिए। और पब्लिक से कहो कि मेरे शेयर खरीदो, तो अगर किसी को पसंद आते हैं वो तुम्हारे शेयर खरीदेगा। तुम्हारी जैसे जैसे तरक्की होगी तो क्या शेयर भी ऊपर जाएंगे? यस सर। तो यूएसए डॉलर और वहाँ की जो शेयर मार्केट है, दैट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। मैं बात कर रहा हूँ 1929 के ग्रेट रिसेशन की, महामंदी। उसने पूरे विश्व को झकझोर कर रहा है। गिर गया तो अब देखो ये क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूँ। सब वो किसकी बात कर रहा हूँ? यूएस 1920, मैं कह रहा हूँ 23 में इसने बेल आउट पैकेज दिया, इसने जर्मनी का सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन 29 में क्या हुआ बताओ? जो कंपनियां यूएस में खड़ी हो रही थी, सब जगह सप्लाई कर रही थी, उनको सामान खरीदने वाला ही कोई नहीं बचा। और यहाँ तक कि ये जो यूरोप के सब देश थे ना, वो युद्ध से बिल्कुल टूट चुके थे, उनके पास पैसा ही नहीं था। तो इसलिए जो सप्लाई यूएस से आ रही थी, क्या उन सामानों के कोई खरीदार? उनका बाजार यूरोप ही था। भारत तो इस स्थिति में नहीं था। भारत के लोग तो बहुत गरीब थे। भारत क्या, उनके इतने सामान को, यहाँ पर भी विदेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन उनके सामानों का बाजार खत्म हो गया। जो यूरोप उनका बाजार था, युद्ध तक बिके, उसके बाद खत्म हो गए। और इसमें भी जर्मनी ने खूब लोन ले लेकर के युद्ध लड़ा। क्या उस लोन को वो चुका पाया? नहीं चुका पाया। और अब क्या हुआ सुनिए, इन बेल आउट पैकेज इन 1923, but due to great recession in 1929 and collapse of that is Wall Street Exchange, it denied कि अब हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ खुद ही आधे हो गए। यूएसए में लोग यहाँ पर तख्ती लगा रहे थे कि हमको खाना दे दो, हमसे मनमर्जी काम लो, मैं भूखा हूँ। समझ आई बात की नहीं? तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। जर्मनी की भी हालत बहुत खराब थी। ये देखो, जर्मनी की भी देख लो कि ये देखिए, सारे लोगों की हालत खराब थी। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का तो आपको बताएंगे। ये भी तो देखो, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और इस रस्सी पे सोने का पैसा देना पड़ता था, सर रख के। छत तो छोड़ो, सड़क पे रस्सी टांग दी जाती थी, उस पर रात को सर रख के सोने का पैसा। इट वाज, देखो कितनी बुरी दशा है जर्मनी। क्या लिखा है? स्लीपिंग ऑन द लाइन। ग्रेट डिप्रेशन, फिर मैं बात कर रहा हूँ उसी ग्रेट डिप्रेशन की, महामंदी के दौरान
यूरोप की भी हालत खराब, अमेरिका की भी खराब। तुम्हें मालूम ना, इतना सामान बना लो और बाजार में बिके ही ना, सभी युद्ध में इन्वॉल्व है, कौन लेगा? तो क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयड, रात रात भर में खड़े रहते थे कि उनको कहीं छत पे शेल्टर मिल जाए, लेकिन शेल्टर तो थी नहीं, सब तो तबाह हो गए थे। उन्हें ऑन विंटर नाइट अगर वो चाहते थे, दे हैव टू प्ले स्लीप ऑन रोड, उन्हें सिर्फ इसका भी पैसा देना पड़ेगा कि रस्सी पे सहारा लेके जो सुबह, दे हैव टू पे स्लीप लाइक। देखो लिखा है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कैसी बुरी स्थिति होगी? तो क्या बताइए, यूएसए हेल्प जर्मनी टू पे लाइक दिस इन 1923। लेकिन क्या हुआ बताओ, 29 में क्या हुआ? बताओ एक दो लाइन तो मुझे पता चलेगा ना कितना समझ आया, फिर हम और समझाएंगे। बोलो 23 में तो उसने बोला, 23 में उसकी किस्मत चमकी हुई थी बहुत सब। 1918 के बाद तो इतनी जल्दी थोड़ी पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। तो क्या हुआ 29 में क्या हुआ? जो ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो व्यापार नहीं कर पा रही थी, और व्यापार नहीं कर पा रही थी तो क्या होगा? क्या प्रॉफिट होगा उन कंपनियों को? तो लोगों के शेयर के प्राइस के डाउन होने लगे, और शेयर के प्राइस डाउन होने लगे तो लोगों ने पैसा खींच लिया। अच्छा बताओ, शेयर मार्केट से पैसा खींच लिया जाएगा मानसी, तो क्या होगा? तुमने 2 करोड़ का बिजनेस खोला, समझो इस बात से, 100 करोड़ लोगों ने लगाया, 100 करोड़ तुम्हारे हैं। अगर लोगों को तुम प्रॉफिट नहीं दोगी तो क्या जो लोगों के 100 करोड़ है वो खींच लेंगे? फिर क्या होगा? लॉस नहीं होगा, तुम्हें कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। भाई एक तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से 100 करोड़ कोई निकाल ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोलो, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो क्या लोगों का रोजगार चला जाएगा? यूएसए में भी चला गया, यूएसए में भी फैक्ट्री बंद होगी, और शेयर मार्केट एक जगह की नहीं होती, वो जर्मनी में भी होती, जापान में भी होती, सभी जगह से पैसा निकालने लग गए लोग। सर एक जगह गिरेगी तो अलग अलग सब जगह भी गिरेगी, तो सब जगह गिरने लगी, फैक्ट्री बंद होने लगी, लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, तो क्या लोग बेरोजगार हो गए? इस जो बड़े बड़े लोग थे उनको ये एक फोबिया हो गया कि वो लेबर क्लास में आ जाएंगे, जो एक बार शानो शौकत में गोल्डन प्लेट्स में खाया करते थे, उसका भी वर्ड लिखा हुआ है। उनको ये डर लगने लगा कि कहीं वो लेबर क्लास न बन जाए। इतनी वैसी स्थिति, अभी आपने हाइपर इन्फ्लेशन तो देख ही लिया क्या क्या हो रहा है, समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से फ्रॉम दिस सिचुएशन, किसमें बोलो, इन 1923, but due to great recession का क्या मतलब है? ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन का क्या मतलब है? महान आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी, ठीक है। ग्रेट रिसेशन इन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर मार्केट, स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर मार्केट, क्या होगा? दैट इज देयर वाज मोस्ट ऑफ द पर्सन लॉस्ट देयर जॉब, बिकेम होमलेस, किराया नहीं दे पा रहा है कोई, तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब लोग ऐसे तो नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज गॉट क्लोज्ड, बहुत सारे क्लोज हो गए। तो अब देखिए, that is right 3 countries on Axis power and 3 in favor of allied powers. ज़्यादा दे दिखो, ठीक है। Now, what was result of World War I and what were
the points of Treaty of Versailles. It was signed between whom? ये किसके किसके बीच साइन हुई होगी? बोलो और सीधा, ये जो ट्रीटी साइन हुई होगी वो किसके किसके बीच साइन हुई होगी? वीमर रिपब्लिक में। और किसी को नहीं बोलो, वो सब लोग चले जाओ, तुम लोग अब तुम लोग मजे करो, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया तुम लोग जाओ, हाँ वीमर आ जाओ। और साथ में एलाइड पावर ने मिल करके जर्मनी को लपेटा और सबको छोड़ दिया, जर्मनी को ही लपेटा, जबकि ऑस्ट्रिया ने किया था ऐसा, लपेटा ये गया। ठीक है, सो इट वाज साइंड बिटवीन वीमर रिपब्लिक एंड एलाइड पावर्स।